जी अस्सलाम वालेकुम। खूब आवाज आ रही होगी। तो बेटा आपका 4th को पेपर है। ठीक है जी, 4 मई 2026 और मंडे को है मॉर्निंग में। तो जो बच्चे तो मुगल महल पहुंच रहे हैं उनसे तो शायद मंडे को मुलाकात भी हो। और उससे पहले हम कल भी एक क्लास करेंगे। आज हम सिलेबस को जल्दी से देखेंगे बेटे। और कल की क्लास एक होगी और एक मे बी सैटरडे को हो। 2 क्लासेस मैंने करनी है। आई विल बी सॉल्विंग 2 पेपर्स ऑफ पेपर 2। इसी तरह जब पेपर 1 और 4 की बारी आएगी तब भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज जो है आज हम जल्दी से सिलेबस को देखते हैं। और सिलेबस में एक याद रखिएगा, सबसे पहले आप रिवीजन कर लें कि आपने जितनी भी डेफिनेशन है सिलेबस में उसको कवर करें, फॉर्मूलाज को कवर करें। उसके बाद आप एक कंसेप्ट अपना जितना भी है वो सारा रिवाइज करें थॉरोली। एक कंप्लीट जो है ना कंसेप्ट अपना अंडरस्टैंड करें। और इसमें आएगा क्या क्या, हाउ टू मैनिपुलेट द इक्वेशंस। मैनिपुलेट द इक्वेशंस मतलब फॉर्मूलाज को किस तरह से घुमाएंगे हम, किस तरह हम फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ये चीजें आएगी, इनको अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है। फिर इसके बाद ग्राफ्स को ज़हन में रखें। कुछ ग्राफ्स ऐसे हैं जो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट है, उनका आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है। और एक पेपर हमने लास्ट कुछ काफी दिन हो गए हैं सॉल्व किया था, स्पेसिमन 2023। तो कुछ बच्चों ने तो क्लास ली थी, उसकी रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा आज आपके साथ। तो उस पेपर को रिवाइज करें और उसके अलावा जो पेपर्स आपने किए हैं लाइक 2025 के 4 पेपर्स, उन सबको देखें। जो पेपर्स आपने ऑलरेडी कर लिए हैं उन्हीं पेपर्स को दोबारा देखें। ठीक है। तो होप सो आपको फायदा होगा। तो मूविंग टू द कंटेंट, सबसे पहले आप डेफिनेशन कहाँ से याद करेंगे? आप डेफिनेशन अपने सिलेबस से याद करें। सिलेबस क्या है? आप 5054 डाउनलोड कर लें अगर किसी के पास नहीं है। वहां से आपने सिलेबस कि जितनी भी डेफिनेशन, जितनी भी स्टेटमेंट्स वहां गिवन है उनको फॉलो कर लें। यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं, मे बी आपको हेल्प करें। मैंने क्योंकि एक ओवरव्यू देना है कि डेफिनेशन आनी किस किस चीज की चाहिए। आपको बेटे स्पीड का पता होना चाहिए, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, डिसेलरेशन का। स्पीड में हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस की बात करते हैं विद टाइम। और यहां से ही हम आगे लेटर ऑन देखेंगे भी फॉर्मूला। आपने डेफिनेशन अच्छे से ज़हन में रखनी है, यहां से ही फॉर्मूला बनेगा। एग्जाम में टेंशन के साथ, परेशानी के साथ नहीं जाना। मैं आपको एक बात बता दूं, पेपर बहुत आसान है। पेपर इज वेरी इजी अगर आपने पढ़ा था। ठीक है। पेपर जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए नहायत आसान पेपर होगा। लेकिन सबसे मेन चीज, आपने अपनी नींद पूरी करके जाना है, सोकर जाना है। सारी रात जाग कर पढ़ते रहे और जाके पेपर पे बैठ गए, पेपर ऐसे हल नहीं होता किसी भी सब्जेक्ट का। लेकिन फिजिक्स में मैं आप सबको रिकमेंड ये करूंगा, अपनी नींद पूरी करके जाएं, एक प्लस रिवीजन करके जाएं जो कुछ किया। नया कुछ भी ना करें, जो ऑलरेडी किया है वो करें। ठीक है। पेपर इजी होगा और बिल्कुल काम रहे। एनी हाउ, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब कुछ बच्चे लिखकर आते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन अब चेंज का वर्ड यूज करें, दैट विल बी बेटर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये बेसिकली क्या है आपके पास? वेलोसिटी। फिर आ जाता है एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर पर यूनिट टाइम मैं लिख रहा हूं, अदरवाइज अगर आप चेंज इन वेलोसिटी लिख कर आते हैं यू विल गेट 0 आउट ऑफ 1। एक्सेलरेशन है ही क्या? विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेलोसिटी आना।
डिसलेशन का आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। मैथ्स की डेफिनेशन बहुत सारे बच्चे गलत लिख कर आते हैं। आप प्लीज कभी अपना सिलेबस खोलें, ये डेफिनेशन लिख कर आनी। बच्चा क्या याद करता है? अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट या मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, इतनी सी बात लिख कर आते हैं। ये तब ठीक होगा इफ यू आर हैविंग अ क्वेश्चन इन कंपैरिजन विद वेट, तब ठीक है। खाली स्टेट व्हाट इज मेंट बाय मास, डिफाइन मास, तो प्लीज ये स्टेटमेंट लिख कर आइएगा। P1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी है और P2 के भी। मेजर ऑफ इनर्शिया इन एन ऑब्जेक्ट, इनर्शिया बेसिकली मास को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मास ज्यादा होगा, उसका इनर्शिया भी ग्रेटर होगा और उसके लिए मूव करना डिफिकल्ट होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन आनी चाहिए, फोर्स पर यूनिट मास। आपको पता है W इज इक्वल टू mg, तो क्या होगा? G इज इक्वल टू W, फोर्स पर यूनिट मास। वेट इज फोर्स, वेट इज फोर्स, ये याद रखें। So it is going to be G is equal to W divided by mass. ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? फील्ड एक एरिया है, रीजन है, जहां पर कोई मैस, एक अट्रैक्शन, एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। मिसाल के तौर पर ये बेटे आपके पास अर्थ है, इसके इर्द गिर्द जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं या आर्टिफिशियल हैं, दे आर फेसिंग वन फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ। उस फोर्स, वो जो फोर्स जिस रीजन में है उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड बेसिकली रीजन है, एरिया है, ये बोलते हैं। ये ज़हन में रखना है आपने। फिर डेंसिटी, देखिए स्टेटमेंट ही याद रख लें, फॉर्मूला खुद ब खुद याद रहेगा। मैंने कुछ बच्चों को फॉर्मूला शीट भी दी थी, सबके पास नहीं होगी फॉर्मूला शीट, ऐसा गिफ्ट दी थी, वो भी यही चीज है। वो भी बहुत ब्रीफ एक तरह से आपके पास पूरे सिलेबस के नोट्स हैं। यहाँ पर उसमें डेफिनेशन हर एक की नहीं लिखी, यहाँ पर डेफिनेशन है। अगर कोई नोट करना चाहे तो ये डेफिनेशंस मैं कह सकता हूँ कि वो यूज कर सकता है। अब डेंसिटी क्या है? दैट इज गोइंग टू बी मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इतनी सी बात लिख कर आए और इधर से ही फॉर्मूला याद रहेगा, रो इज द सिंबल फॉर डेंसिटी, मास पर हमेशा याद रखें इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब ये जो वर्डिंग मैं यूज कर रहा हूं, मैंने आपको क्यों कहा टेंशन नहीं लेनी आपने एग्जाम में। अगर आप टेंशन में रहेंगे आप स्टेटमेंट को नहीं समझ सकेंगे। तो अपनी इंग्लिश जो है उसको सिंपल सी इंग्लिश वो यूज करेगा, उसको अंडरस्टैंड करें, एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड करें। फिर फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन की स्टेटमेंट आनी चाहिए, रिएक्शनल फोर्स दैट इम्पीड मोशन एंड प्रोड्यूस हीटिंग। बहुत मुश्किल है, आप आसान कर लें। क्या करेंगे? फोर्स विच रेजिस्ट, इम्पीड का मतलब रेजिस्ट, अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल करना, कोई बात नहीं, मुश्किल ना करें। और ये फ्रिक्शन होगी कब? जब रफ सरफेस होती है, रफनेस हो, इरेगुलरिटीज हो। फिर एयर रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। ये भी क्या है? ये भी रिएक्शनल फोर्स है, लेकिन कब? जब कोई ऑब्जेक्ट एयर में मूव कर रहा है, आइदर दैट ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग और इट इज गोइंग अप। तो दो केसेस हो सकते हैं, तब आपके पास एयर रेजिस्टेंस हो। फिर थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये सब चीजें ज़हन में होनी चाहिए। थिंकिंग डिस्टेंस क्या होता है? इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, ट्रेवल्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कब? जब आप कोई क्या कर रहे हैं? थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और इसके इफेक्ट क्या होंगे? टायर्डनेस इफेक्ट करती है, अल्कोहल, किसी ने नशा किया हुआ है तब इफेक्ट होगा, ड्रग्स लिए हुए हैं, सोचने पर इम्पैक्ट इफेक्ट आएगा, तब आपके पास थिंकिंग डिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। ब्रेकिंग डिस्टेंस, जब ब्रेक अप्लाई कर दी जाए वहां पर यूनिफॉर्म डिसलरेशन होगा, स्लो हो रही है स्पीड, स्लो डाउन कर रहे हैं आप, ठीक है, इनिशियल स्पीड ज्यादा होती है और बाद में जो फाइनल आती है वो कम होगी। तो ये किस पे डिपेंडेंट है? ये रोड की कंडीशन पर, टायर के कंडीशन पर, गाड़ी जो ऑब्जेक्ट है उसके लोड पर डिपेंडेंट है।
तो उसके अकॉर्डिंग ब्रेकिंग डिस्टेंस को आपने सोचना है, और इन दोनों को जब हम सम कर देते हैं यू गेट स्टॉपिंग डिस्टेंस। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। मूविंग टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट की स्टेटमेंट आनी चाहिए। फिर आपको हुक्स लॉ पता होना चाहिए। व्हाट इज हुक्स लॉ? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफॉर्मेशन का। F इज इक्वल टू AX। बहुत ज्यादा चांसेस है आपको डिफॉर्मेशन का क्वेश्चन आए, रिमेंबर दिस। फिर स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। मैंने प्रेशर की डेफिनेशन बता दी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। अब स्प्रिंग कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर किसी बच्चे को हुक्स लॉ आता है वो ये खुद ब खुद बना लेगा। फिर सर्कुलर मोशन में फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मोशन। बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर आपने याद रखना है, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। आज भी एक बच्चा मेरे पास बैठा पेपर सॉल्व कर रहा था, ऐसे करके एक ग्राफ है और उसपे बॉल क्या कर रही है, रोल कर रही है। यहाँ पोजीशन ए है, यहाँ पोजीशन बी है, इधर पोजीशन सी है, यहाँ कहीं पोजीशन डी है। मार्किंग स्कीम इसका गलत आंसर दे रही है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स डी, वो गलत है। दिस इज पॉइंटिंग टू दिस साइड। आपके पास ये कर्व्ड है, अगर आप इसे सर्कुलर बनाएं, आर की है ना, एक इतनी आर कट कर लें, तो ये सेंटर पे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रही होती है। अब मैंने मार्किंग स्कीम का जिक्र कर दिया है, बेटे मार्किंग स्कीम देखें, वो बच्चे देखें जिन्होंने पेपर सॉल्व किए हैं। जो आपने पेपर सॉल्व किए हैं उनकी गलतियां देखें, और उस पे जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है जो कि एक ही तरह से रिपीट होता जा रहा है, उसकी मार्किंग स्कीम की वर्डिंग नोट कर लें। वो आपका अकॉर्डिंग टू द डिमांड जो कैमरे कर रही है कि किस तरह आंसर करना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। तो ये छोटी सी मैंने एक बात सिर्फ ये बताई है कि आप मार्किंग स्कीम देखें, इसलिए वो थ्योरेटिकल चीजें देखने के लिए जिनमें आंसर सेम चल रहा है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन चेंज नहीं होती, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी करिकुलम में चले जाएं, ये स्टेटमेंट रहेगी यही। ठीक है, फिर टर्मिनल वेलोसिटी से लिंक है आपके पास, इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस भी आंसर कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपके ब्रेन में ट्रिगर कर सकता हूं इस टाइम कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। वो जब आप F इज इक्वल टू MA से रिलेट करते हो तो रिजल्टेंट फोर्स कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, वो चीजें हैं ये सारी। फिर सर्कुलर मोशन में ये चीज छोड़ दें, सेंट्रीपिटल फोर्स का पता होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हो। मूविंग टू नेक्स्ट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में आपको बेटा जी मोमेंट का बहुत क्लियर पता होना चाहिए। मोमेंट के बाद प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में बहुत क्लियर फर्क पता होना चाहिए। पूछ वो ये रहा होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, और बच्चा अप्लाई सिर्फ मोमेंट कर रहा होता है। तो याद रखें इसकी स्टेटमेंट आनी चाहिए, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, ऑलरेडी मैंने अंडरलाइन कर दिया यहां पर कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जिक्र नहीं होगा, आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको लगता है कि हमने यही हमारा मतलब है, लेकिन देयर इज अ बिग डिफरेंस। अब स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में आपको स्टेबल और अनस्टेबल का पता हो। स्टेबल जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद इन द बेस हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद इन द बेस हो, मींस मैं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ लाइक दिस। ये इसकी बेस है बेटे, जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। अब यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इट इज विद इन द बेस। अब मैं अगर इसको टिल्ट करता हूं समहाउ लाइक दिस, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है तो अभी भी यानी बेस पे लाई कर रही है, लेकिन अब ये राइज हो चुका है पॉइंट, ये लीस्ट स्टेबल बनेगी और ये स्टेबल बनेगी।
तो आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से देखना है। ऑब्जेक्ट हैज ग्रेटर बेस एरिया, वो ज्यादा स्टेबल है। लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो भी ज्यादा स्टेबल है। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जहन में रखेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट, आपके पास अगली चीज है अनस्टेबल। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोवर्ड व्हेन टिल्टेड, जब आप उसे टिल्ट करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेरी कर देगा। और उसने लिखा भी है अवे फ्रॉम इट्स बेस, जैसे ये यहाँ बेस में था, अब वो अवे चला गया। और नैरो बेस एरिया लाइक दिस, नैरो बेस एरिया, बहुत थोड़ा एरिया कवर हो रहा हो। अब मोमेंटम, इसके भी चांसेस हैं क्वेश्चन आने के। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। दिक्कत आई बेटे, एंड लिखें, बच्चे क्या लिखते हैं, हम, हमारी जो लैंग्वेज है वो भी गलत है। हम लिखते हैं मैस इनटू वेलोसिटी। बेटे कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां इनटू का मतलब डिवीजन में लिया जाता है, इनटू का मतलब डिवीजन में लिया जाता है, तो वो चांसेस है क्रॉस करते हैं। तो आप सिंपल रखें, प्रोडक्ट क्या है? मल्टीप्लीकेशन। आप यूं लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ mass and velocity, mass and velocity। इम्पल्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। इनटू कहीं नहीं लिखा, उनके फॉर्मूला जेन में होने चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन अगर पूछ ले, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये आप आंसर कर सकते हैं। फिर एनर्जी, वर्क, पावर, एफिशिएंसी, ये पता होना चाहिए। बच्चे को पता है कि एनर्जी एफिशिएंसी है यूजफुल output power, or you can say energy, divided by total input energy। बेटा इसमें वेस्टेड शामिल नहीं, ओनली यूजफुल इज इंक्लूडेड, वेस्टेड शामिल नहीं है, तो उसको इंक्लूड मत कीजिएगा, उसको निकालना है आपने। तो ये छोटी छोटी चीजें, इनका ख्याल रखें। फिर है वर्क डन और एनर्जी ट्रांसफर, वर्क डन और एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, ये पावर है जी। अब कैसे पता चलेगा बेटे? अगर तो फोर्स, डिस्टेंस, टाइम है तो ये फॉर्मूला लगाएं। अगर इलेक्ट्रिसिटी में बात हो रही है तो वो इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेगा या पावर डिसिपेशन की बात करेगा, ये दो फर्क बता रहा हूं आपको। या फिर आपको डाटा जो गिवन होगा, अगर वो कह रहा है पावर फाइंड करें, वो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की बात है, ये बाद में भी बात है। फिर अब प्रेशर का पता होना चाहिए, अभी मैंने कहा था फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, मच बेटर इज टू से फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया। तो आपने फोर्स पर यूनिट एरिया याद रखी है, एक्सेप्टेबल है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन जबरदस्त याद करके जाएं, अक्सर पूछ रहा है वो 2 नंबर की। एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो इंक्रीज की जगह चेंज लिखाते हैं। ये प्लीज राइट इंक्रीज, इसको ना लिख कर आए, या इसकी जगह वर्ड लिख कर आए रेस। फिर फ्रीक्वेंसी की स्टेटमेंट आनी चाहिए, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये छोटी छोटी चीजें हैं। नॉर्मल लाइन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ है, रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है, ये सब चीजें आप ध्यान में रखें। एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या है? देखिए एक डेफिनेशन आप याद कर लें, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो इसी तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बन जाए। क्रिटिकल एंगल को याद रखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस जरूर रखें ध्यान में। आप एक पेपर में और देखें कितनी स्टेटमेंट्स हैं, कम से कम आपको 4 से 8 नंबर के दरमियान दरमियान स्टेटमेंट पूछ ही रहा है वो। अगर वो सीधा सीधा नहीं पूछ रहा, वो स्टेटमेंट जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात आ गई, वो पूछता है वाई, एक्सप्लेन वाई they will not refract
into air। तो आप यही बात करते हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये यही बात तो यहाँ पे भी कर रहे हैं। लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, रेयर मीडियम इज लेस डेंस बाय द वे, परेशान नहीं होना। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये आप डेफिनेशन लिखा, यू विल गेट 2 मार्क्स। फोकल लेंथ का पता होना चाहिए, डिस्टेंस है, लेंथ है, इसके दरमियान प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनका पता है तो आपको ये भी पता होगा ग्राफ पे कैसे बनाना है हमने। प्रिंसिपल फोकस क्या है, ये एक पॉइंट होता है where all parallel rays of light converge or appears to diverge। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इसी के अकॉर्डिंग होती है। यहां मैं एक बात बता दूं, ये सपोज लेंस है, दिस इज अ लेंस, ये बेटा जी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर एक एफ है और एक एफ ये है। अब दिस एफ इज गोइंग टू बी यूज्ड जब आपको डाइवर्जिंग की बात की जा रही है, और दूसरा एफ जो है, जो कि बहुत कॉमनली ये बात की जाती है, ये कन्वर्जिंग में हेल्प करता है, ये कन्वर्जिंग में हेल्प करता है। मूविंग फॉरवर्ड, प्रिंसिपल एक्सेस की स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है, इट इज अ रेशियो ऑफ इमेज लेंथ। अब बच्चों ने कुछ ने यहाँ याद की हुई है, इमेज लेंथ की जगह इमेज हाइट, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट, लेंथ भी कंसीडर कर सकते हैं। लेंथ हम देखते हैं हॉरिजॉन्टली, हाइट हम देख रहे होते हैं वर्टिकली, ये बस ध्यान में रखना। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इट इज अ रीजन ऑफ फोर्स इन विच चार्ज्ड पार्टिकल, बच्चा ये लिखता ही नहीं है, बच्चा लिख के आएगा पार्टिकल। भाई कौन सा पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल या कोई क्वार्क या कोई और ही चीज। तो चार्ज पार्टिकल की बात करें, चार्ज पार्टिकल मींस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये समझाने के लिए लिखा है। अब ये ना लिखाइएगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस, नेगेटिव भी करता है। इनकी फील्ड आनी चाहिए बनानी, पॉजिटिव इज गोइंग टू बी आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स बोलते हैं, और नेगेटिव में क्या होता है, इनवर्ड्स होगी। ये चीजें जहन में रखनी है। इलेक्ट्रिक करंट का पता होना चाहिए, करंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम, क्या है, चार्ज पासिंग। अब बच्चा यहाँ पे लिख रहा होता है करंट, तो भाई करंट ही का तो पूछ रहा है वो। करंट के बारे में लिखने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि चार्ज की बात हो रही है। बेसिकली करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। जी उसैरम भाई, आपने हाथ खड़ा किया वैसे। सर मेरा क्वेश्चन था कि जब वो तीन का कह देता है, मतलब कि तीन रेजिस्टर्स दे देता है, ये तीन कोई एलिमेंट्स देते हैं जिनकी रेजिस्टेंस हो, तो उसके अंदर हम वो किस तरह लगाएंगे पोटेंशियल डिवाइडर? पोटेंशियल डिवाइडर वो बात आती है, अभी करंट की बात कर रहे हैं, अभी मैं डेफिनेशन रिवाइज कर रहा हूँ। तो अभी ये बहुत कुछ आगे आएगा, तकरीबन फॉर्मूलाज अलग से आएंगे, ठीक है, तो लॉज अलग से आएंगे, मेरा ख्याल है उसमें जिक्र आएगा यहाँ कहीं। ये बात कर रहे हो आप, तो यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, या पोटेंशियल डिफरेंस की वो आ जाए ना डेफिनेशन यहाँ पर, तो हम बात करेंगे फिर। बात समझ रहे हो, ये यहाँ पर आएगी बात। ओके सर। ठीक है, हौसला रखना है बस। मैं तो थक गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी चलते हैं, लेट्स सी कब तक चलता है। अच्छा जी, अब बात हो रही थी करंट की, उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करूंगा कन्वेंशनल करंट का भी रखें। कन्वेंशनल करंट का ना अब वो लास्ट 3-4 ईयर से नहीं पूछ रहा, लेकिन ये मतलब नहीं कि वो उसकी डेफिनेशन या उसकी बात हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन हम डायरेक्शन आज भी कन्वेंशनल करंट की फॉलो करते हैं। वो क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब मैं यहाँ एक बड़ी मजे की बात करने लगा हूँ, वो बच्चे जिन्होंने अच्छे से तैयारी रखी हुई है और जिनको पता है अल्फा इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो मैं ये कहूंगा, हम ये बीम है मेरे पास, आगे चला गया हूँ थोड़ा, सॉरी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, अल्फा पार्टिकल इधर है, अल्फा पार्टिकल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन,
तो करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे इसकी रिफ्लेक्शन देखने के लिए। अब अगर यहाँ पर बीटा पार्टिकल हो, बीटा इज नेगेटिव, तो नेगेटिव तो ये है, करंट क्या आ रहा है, इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग लाइक दिस, लेकिन करंट क्या है, ऑपोजिट आ रहा है, ये कन्वेंशनल करंट है, ये जो मैं एरो बना रहा हूँ इसके लिए। तो करंट के लिए यू विल बी फॉलोइंग दिस डायरेक्शन। तो इस चीज का ख्याल रखें, ये बहुत हेल्प आउट करेगी। और जिस बच्चे ने समझ लें इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर अच्छे से कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन, उसको बहुत फायदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन और जनरल फिजिक्स का पोर्शन। जिस बच्चे ने ये दो चीजें ओ लेवल में सीख ली, समझ लो उसने आगे ए लेवल में अपने लिए बहुत आसानी कर ली। जी किसी का सवाल था? गायब हो गए? नहीं गायब नहीं हो गए। अगर बेटे किसी का कोई क्वेश्चन हो यू कैन रेज द हैंड। फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, इनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए। वर्क डन बाय अ सोर्स इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। अब चार्ज मूव करवाने अराउंड अ कंप्लीट सर्किट, जब पूरे सर्किट की बात हो रही है दैट इज गोइंग टू बी ईएमएफ। अगर सिंगल कंपोनेंट की बात हो रही है, सिंगल कंपोनेंट, वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज पासिंग थ्रू अ कंपोनेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस की होगी। अब आपने क्वेश्चन किया, मैं आपको जवाब देता हूं बेटे सैरब, अगर कोई पॉइंट रह जाए तो बता देना। ये एक छोटा सा सर्किट बना रहा हूं, ये एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, ये तीसरा रजिस्टर है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। बेटे ये ईएमएफ है, जो बैटरी होती है, जो सेल होता है, पावर सप्लाई होती है, वो आपके पास बैटरी है, ईएमएफ है, ठीक है, पावर सप्लाई है, ईएमएफ है, डीसी पावर सप्लाई है, ईएमएफ है। अब वो वोल्टेज जो एक कंपोनेंट के क्रॉस आएंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ये इसकी मिसाल ऐसे ही है, ये एक आजकल गर्मी है, ये वाटर कूलर है, ये बॉटल है, इसमें पानी है 3 लीटर। अब जिसने जितना पीना है, जिस पर्सन ने, जिसको जितनी प्यास लगी है, वो उसमें से 1 गिलास ले ले, 2 गिलास ले ले, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये फाइंड कैसे होंगे? अब ये डिपेंड करता है सर्किट कौन सा है। दिस इज द सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में भाई करंट सेम रहता है, हर कंपोनेंट में से सेम पास होगा। अब यहां पर भी बहुत बड़ा मसला है, बच्चा कहता है कि करंट तो सेम रहेगा, अगर रेजिस्टेंस वेरी एक की भी कर दे तो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। भाई टोटल रेजिस्टेंस की भी बात को ध्यान में रखना है। बहुत बहुत बातें कर रहा हूं, लेकिन होप सो, उम्मीद है जिसने सही से अंडरस्टैंड की हुई है चीजें उसको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। करंट विल रिमेन सेम, लेकिन मैं एक की रेजिस्टेंस चेंज कर दूं, करंट अभी भी सेम रहेगा, लेकिन सर्किट का करंट वेरी कर जाता है, वो पहले वाला नहीं रहता, अब डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ पे करंट फाइंड कर ले, रेजिस्टेंस इसकी पता है, तो यू कैन अप्लाई ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। हम पेपर करेंगे, मैंने कहा कल या परसों 2 क्लासें होंगी, या कल और परसों, यानी फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, लाइक दिस, उनमें ये चीजें करेंगे हम। तो आप लोग अपनी तैयारी भी करें, तो शायद वहां कहीं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो ये चीजें क्लियर होंगी। मूविंग फॉरवर्ड, यही बात पूछ रहे थे सैरम साहब की या कुछ और? यस सर, यही पूछ रहा था। हाँ, इसमें देखना है आपने सर्किट पे डिपेंडेंट। पैरेलल सर्किट होगा द थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट। इफ देयर इज अ थर्मिस्टर, देयर इज अ एलडीआर, थिंग्स बहुत वेरी कर जाती है, ठीक है। तो ये बहुत मजे की चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। मूविंग फॉरवर्ड, आपके पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में बेसिक डेफिनेशंस याद रखें पहले तो। प्रोटॉन नंबर क्या होता है, केमिस्ट्री का पेपर दिया आपको याद होगा। न्यूक्लियर नंबर क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज मैस नंबर, एटॉमिक नंबर, ये याद रखें। यकीन जानिए ये आपको हेल्प करेगा न्यूक्लियाइड रोटेशन में बनाने में। फिर अल्फा डिके बीटा डिके की इक्वेशन में, और ये वो सवाल होता है जो चाहे डायरेक्टली ना आए, लेकिन ऐसा एमसीक्यूज, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि वहां पर आपको इन डेफिनेशंस की हेल्प चाहिए, ना वो इक्वेशन पूछे, लेकिन वो पूछ लेता है स्ट्रक्चर की बात करें, तो वहां पर आपको हेल्प आउट करेगा। फिर स्पेस फिजिक्स आ जाती है, उसमें लाइट ईयर की डेफिनेशन ज्यादा जरूरी है, वो आनी चाहिए। फिर इधर मैं ऐड कर देता हूँ ऑर्बिटल
वेलोसिटी भी आ सकती है। तो उसमें हम उस फॉर्मूला को ही डिस्कस करके आते हैं। ये रेडियस है, तो ये ऑर्बिटल पीरियड है, इन चीजों का जिक्र करेंगे। नहीं जी, मीनिंग ऑफ टर्म्स इन सिलेबस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है सबको पता है, अभी हमने बात की। जो अभी तक बात नहीं की थी वो है थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन औजारों को नहीं पता चलता क्या मतलब है एक्सपैंड करना, ये याद रखें। एक्सपैंड होगा तो वॉल्यूम विल इंक्रीज। अब इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ मैटर बाय अब्सॉर्बिंग, थर्मल का वर्ड आ गया था, भाई हीट की वजह से उसका वॉल्यूम चेंज हुआ है। ये बातें ठीक है, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे। इवेपोरेशन, इतनी बात रखें, एस्केप हो रहा है, कुछ चीज गायब हो रही है, कौन जा रहा है? मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। और वो मोर एनर्जेटिक कौन से होते हैं? जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। और वो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा है तो उनकी स्पीड ज्यादा है, उनकी वाइब्रेशन ज्यादा है, कुलयन ज्यादा है, उनसे ठहरा नहीं जा रहा, वो एस्केप कर देंगे। कहां से? फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर स्टेट। फिर थर्मल कंडक्शन का पता होना चाहिए, यू मस्ट नो अबाउट थर्मल कंडक्शन। तो आगे मूव करिए। थर्मल कंडक्शन, कंडक्शन सॉलिड्स में होती है। क्या हो रहा है? कोलिजन ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन। क्या है लैटिस वाइब्रेशन? कुछ भी नहीं है, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन हो रही है। अगर वो मेटल है तो वहां पे क्या आ जाएंगे? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन इट, फ्रीली डीलोकलाइज्ड पार्टिकल्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कंडक्शन को और ज्यादा कर देते हैं। फिर थर्मल कन्वेक्शन, थर्मल या इसको बोला जाता है कन्वेक्शन करंट। बेटे ये बिजली की बात नहीं हो रही, बच्चे यहाँ से मिक्स अप कर देते हैं कन्वेंशनल करंट के साथ। थोड़ा सा फर्क है, ये ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। एक में हीट की बात हो रही है और एक में करंट की बात हो रही है, दोनों डिफरेंट। तो इस चीज का ख्याल रखना। अब इट अकर्स ड्यू टू डेंसिटी चेंजेस, वो क्या होंगी? लो डेंस, हाई डेंस। हॉट पार्टिकल राइज करेंगे, उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जो कोल्ड या डेंसर है पार्टिकल्स वो नीचे सिंक कर देंगे। इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन बोलते हैं। रेडिएशन का पता होना चाहिए, इट कैन अकर इन वैक्यूम। वेव क्या है? वेव कैरियर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। ऑसिलेशन कह लें, डिस्टर्बेंस कह लें पार्टिकल्स की, लेकिन उसमें मीडियम नहीं ट्रेवल करता। फिर आपको ना बहुत क्लियर कट में स्टार लगा रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस आना। ठीक है, बच्चा लिखाता है अक्सर गलत, या तो इस चीज का फर्क कराता है, पैरेलल उधर लिख देता है, परपेंडिकुलर इधर, या फिर ये नहीं लिखता कि किसके पैरेलल या परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ये लिखें। वेव फ्रंट की डेफिनेशन आनी चाहिए, लाइन ज्वाइनिंग ऑल इन फेज पॉइंट्स। इन फेज मतलब सेम फेज के जो पॉइंट्स हैं। जी जनाब। सर वो एक ना क्वेश्चन आया हुआ था ये रेडिएशन से रिलेटेड, मेरा ख्याल है 26 वाले पेपर में या 25 वाले पेपर में आईजीसीएसई। तो उसमें वो जो सा है फायर से रेडिएशन को रिलेट कर रहे थे, लेकिन ये तो इंफ्रारेड रेस से नहीं हो रहा है। तो जरूरी तो नहीं है कि वो उससे स्पेक्ट्रम के अंदर ही आए। आपकी जितनी भी स्पेक्ट्रम है ईएम वेव्स, वो सब रेडिएशन हैं, दे डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इसी तरह रेडिएशन, ये हम थर्मल एनर्जी वाली बात कर रहे हैं। और बाय द वे इंफ्रारेड में भी हीट मौजूद है। इंफ्रारेड वेव, यूवी वेव, दे आर हैविंग सम हीट, दे आर हैविंग थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी इन देम। एक्स रेज, गैमा रेज, ये सब में मौजूद है। तो परेशान नहीं होना उस चीज से, वो सही पूछ रहा है। अच्छा सर, एक और चीज थी, वो मैंने ना जब किया ना ये एआई से, मतलब कि उसकी वो नहीं ना थी मार्किंग स्कीम 26 की, तो मैंने एआई से पूछा तो वो मुझे कह रहा था कि उससे हम वो डिफ्यूजन वाले से रिलेट करेंगे, वो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल से जो तो होता है ये वो काइनेटिक। फॉयल का जिक्र कर रहे हैं ना। अब वो जो फॉयल का जिक्र कर रहा है, तो वहां पर आपके पास क्या आ जाता है? आपने रेडिएशन के अंदर ये बातें भी तो देखी हुई है ना, वो जो आ, ये कलर है और टेक्सचर है। और हमने ये नहीं पढ़ा
कि डार्क कलर्स, कलर्स का भी डार्क कलर्स क्या है, गुड अब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर एज वेल। और शाइनी सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टर है। वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फॉयल को लेकर आ रहे हैं। आपको अक्सर आप फूड बच जाता है, पैक करवा कर खाना खाने गए हो, नहीं खाना खाया गया, आप इसे पैक कर दें, वो आपको एक शाइनी फॉयल में नहीं पैक करके देते। रेडिएशन अमिट कम से कम हो, वो रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा सर, ये डिफ्यूजन से तो नहीं ना रिलेट करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, नॉट एट ऑल। देखिए, आप बता रहे मुझे की बात, उसको क्या पता है? उसको तो वो पता है जो उसको समझ आया। उसको क्या पता है हम किस सिलेबस की बात कर रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, किस कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पेपर लीक हो गया कल मैथ का, मैंने एआई से पूछा, वो मुझे 2025 की बात बता रहे हैं। फिर मैंने उसे समझाया कि 2026 में भाई लीक हो गया। फिर वो मुझे कहता है कि आप अपना मुंह बंद रखें और बच्चों से कोई बात नहीं करनी, बाकी लीक आउट हुआ जब तक कोई कैमरेज इंस्ट्रक्शन नहीं पेश कर। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस। चलो जी, आगे है न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर नोटेशन आनी चाहिए। ये आपके पास क्या है, मास नंबर, और ये नीचे क्या है, प्रोटॉन नंबर। तो ये जिस बच्चे को पता है तो मेरा ख्याल है उसके लिए अल्फा बीटा डिके इक्वेशंस भी कोई इश्यू नहीं। देन आइसोटोप्स, इसकी स्टेटमेंट आनी चाहिए, नॉट गोइंग टू टॉक ऑन दिस। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चे को हाफ लाइफ फाइंड करने। भाई डेफिनेशन याद रखें, टाइम टेकन फॉर हाफ द न्यूक्लियाई। एक एलिमेंट है, उसके एटम्स मौजूद है या न्यूक्लियाई है 36,000, उसकी हाफ लाइफ इज एज बेसिकली, वो है 3 इयर्स। अब हुआ क्या, 3 साल गुजर गए, यानी आधे 3 इयर्स गुजर गए, हाफ लाइफ गुजर गई, यानी इसका हाफ होना है अब। तो उसके एटम्स कितने रहेंगे, आपने इन के ये जो एटम्स हैं इनको हाफ कर देना, और ये हाफ कब होंगे, हर 3 इयर्स के बाद। अब ये एक सवाल इस तरह से बनता है। दूसरा होता है कि पहले उसके एटम्स 36,000 थे, अब उसके जो एटम्स हैं वो कितने रह गए हैं, सपोज 18,000। तो अब एज कितनी हुई बेटे, एज यहां से लेकर आप देखें कितने टाइम्स वो हाफ हुआ है। वो एक दफा हाफ हुआ है, 2 दफा हाफ हुआ है, अगर वो 1 टाइम हाफ हुआ है, ये 1 टाइम हो रहा है, तो उतने टाइम्स को हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई करते हैं 3 ईयर से, दैट विल बी द एज। अगर एक और एग्जांपल देता हूं, अगर 36,000 से वो 9,000 पर चला गया, कितनी दफा मुझे हाफ करना पड़ा, 2 टाइम्स। 2 को 3 ईयर से मल्टीप्लाई कर दें, इसकी एज 6 ईयर्स आ जाएगी। इस तरह से आपने कंपैरिजन करना। मॉडरेटर्स का क्या काम है और कंट्रोल रॉड्स का, ये आपको पता होना चाहिए, और आपको न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना भी आना चाहिए, बताना भी आना चाहिए, और उसकी डायग्राम लेबल भी करनी आनी चाहिए। अब आ जाता है, कुछ सवाल हमारे पास आते हैं डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटे स्केलर और वेक्टर के दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए, उनकी एग्जांपल्स आनी चाहिए। ठीक है, मैथ और वेट की मैंने बात की थी, अगर डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे फिर पूरी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल रखें अपने आप को। फिर कंजर्वेशन क्या है, रिमेन्स कंजर्व्ड एवरी टाइम इन द यूनिवर्स, बड़ी मुश्किल बात है। भाई कह रहा है दुनिया में कहीं भी चले, यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं, mass will not change, it remains conserved, जबकि वेट डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के। इफ वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीजिंग, वेट विल डिक्रीज, बट mass रिमेन कांस्टेंट। ये बात हुई है बस, और कुछ भी नहीं। तो इंग्लिश का वर्ड उसने यूज किया, रिमेन कंजर्व्ड, यानी सेव रहेगी, चेंज नहीं हो। फिर है फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस के मैथ स्केलर, फैक्टर है ये, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन है। मेजरमेंट, इनकी
पता होना चाहिए क्या चीज किससे मेजर की जा सकती है। देन मूविंग टू पार्टिकल मॉडल ऑफ गैस। अच्छा जी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर विल इंक्रीज, जिसका रिलेशन पता होना चाहिए, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बहुत दफा इस पे बात की हमने। फिर अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर विल इंक्रीज बट द कंडीशन इज प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर विल डिक्रीज, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और टेम्परेचर को क्या रखेंगे हम, कांस्टेंट। थर्मल एक्सपेंशन गैस में सबसे ज्यादा होती है, रीजन क्या है, वहां पर गैप बहुत ज्यादा है। फिर उससे कम लिक्विड में और उससे कम सॉलिड में। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का याद रखें, टेम्परेचर विल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। ये अक्सर सवाल आता है डिस्क्राइब और एक्सप्लेन के नाम से, कि बेसिकली उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है। बॉइलिंग कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है, कांस्टेंट की बजाय आप कह सकते हो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होती है। और इवेपोरेशन एट एनी टेम्परेचर, ये सरफेस लेवल पर होती है और बॉइलिंग थ्रू आउट होती है। इसमें बबल्स फॉर्म होते हैं, इसमें बबल्स फॉर्म नहीं होते। तो इस तरह से आप देन मूविंग टू टेम्परेचर, वो आप रखें ज़हन में। देन थर्मल कंडक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। सॉलिड में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, क्योंकि फिर गैस में सबसे कम इसलिए क्योंकि गैप बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया। फिर रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, अभी बात कर रहे थे हम। सरफेस टेम्परेचर पे डिपेंडेंट, अब्जॉर्प्शन कम होगी, एमिट ज्यादा करेगा सरफेस टेम्परेचर। एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर अब्जॉर्प्शन ग्रेटर एमिशन। सरफेस कलर जो है, ब्लैक है या डल है, उसकी अब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी, उतनी ही एमिशन भी होगी। ये डायरेक्टली लिंक कर रहे होते हैं। सरफेस टेक्सचर डल डल, तब भी रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। फिर बेटे वेव्स के अंदर रिफ्लेक्शन कब होगी, रिफ्रैक्शन क्या इफेक्ट लेकर आएगी, और डायफ्रैक्शन। तो इसमें याद रखें, डायफ्रैक्शन वेवलेंथ चेंज नहीं करती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती, टाइम पीरियड चेंज नहीं करती, स्पीड चेंज नहीं करती, रिफ्लेक्शन भी कुछ नहीं करता। आ जाता है रिफ्रैक्शन, ये वेवलेंथ क्या कर देता है, चेंज, और स्पीड भी क्या हो जाती है, चेंज। इफ wavelength is equal, sorry, v is equal to f lambda, wavelength decreases, speed decreases, wavelength increases, speed increases, frequency remain constant। ये बात याद रखें। फिर ये छोटी छोटी आपको वेव्स हैं, ये बनानी आनी चाहिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, कहाँ वेव होता है, ये चीजें। लीनियर मैग्निफिकेशन, अगर 1 आ रही है तो सेम साइज है, ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो लार्जर है, इनलार्ज्ड है। अगर लेस देन 1 आ जाती है वो डिमिनिश्ड स्मॉलर साइज है। साउंड में लाउडनेस क्या होती है, वो एम्पलीट्यूड को इफेक्ट करती है। पिचेस, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये डेफिनेशन। क्वालिटी क्या करती है, वो शेप को खराब कर देती है या स्मूथ कर देती है। मैग्नेटिज्म का पता होना चाहिए, मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, और मैग्नेट किस तरह से अलाइन होता है। रिपल्शन का पता होना चाहिए, ये आयरन इस और स्टील में फर्क क्या है। आयरन इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है और डीमैग्नेटाइज, इसे सॉफ्ट मटेरियल भी बोलते हैं। स्टील जो है डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज, लेकिन एक दफा मैग्नेटाइज हो जाए तो वेरी डिफिकल्ट टू डीमैग्नेटाइज, और इट इज हार्ड मटेरियल और हार्ड मैग्नेट एज वेल। तो मैग्नेटिक फील्ड का पता होना चाहिए इनका, इन्हें टेम्पररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट बोला जाता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखें। फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये बनानी आनी चाहिए। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ हम मूव करते हैं। फिर इसमें एक एक्सपेरिमेंट जो कंपास वाला है वो आपको आना चाहिए। फिर स्प्रिंकलिंग आयरन्स, वो आना चाहिए। आयरन स्प्रिंकल्स जो फेंकते हैं, उससे नॉर्थ साउथ का पता चलता है। फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलरेडी मैंने बात की, उसका पता हो। फिर आ जाता है डीसी करंट क्या है। इसमें बेटे मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डीसी में वैल्यू चेंज नहीं होती।
अल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड वेरी करती है, इसमें डायरेक्शन सेम रहती है, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अल्टरनेटिंग में वेरी करती है, कभी हाई हो जाएगी कभी लो हो जाएगी। इसी तरह डायरेक्ट करंट की सोर्सेज कौन से हैं? सेल, बैटरी, थर्मोकपल, फोटो वोल्टिक सेल, सेल सिंपली कहने डीसी जनरेटर, और ये एसी जनरेटर। ठीक है जी। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वेव याद रखें, बाकी पहले हुआ करती थी। ये डीसी का ग्राफ है, ये अल्टरनेटिंग का ग्राफ है, इसकी जरूरत नहीं है अभी हम। देन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सीरीज है एक के बाद दूसरा, ये पैरेलल है, जंक्शन आ जाता है यहाँ पर, दिस इज जंक्शन, करंट आ रहा था, दिस वाज आई, इधर जंक्शन से आकर अब उसे दो पाथ मिल गए, टू पाथ्स, एक I1 हो जाएगा एंड द सेकंड वन इज I2। फिर जब करंट दोबारा इधर आएगा दैट विल बी I। तो ये पैरेलल की निशानी याद रखनी है। इसमें ये देखें, ये I इज इक्वल टू I1 I2, डिफरेंट हो जाता है करंट, सीरीज में सेम रहता है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है और जो वोल्टेज है वो सेम रहता है। किसी का कोई क्वेश्चन? समवन वाज रेजिंग द हैंड। ओके, फिर टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? R1, R2, R3। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है क्योंकि हम उन्हें सीधा सीधा ऐड कर रहे हैं। तो I इज इक्वल टू V ओवर R। अगर टोटल रेजिस्टेंस बढ़ रही है करंट विल डिक्रीज। पैरेलल सर्किट में आप रेसिप्रोकल लेकर सॉल्व करते हो, फिर गौर से सुनिएगा, उसका दोबारा फिर रेसिप्रोकल लेना। एक्चुअली यू आर फाइंडिंग दिस आउट, एक्चुअली यू आर फाइंडिंग दिस आउट। फिर रिपीट कर रहा हूं, आप सॉल्व तो यूं करोगे लेकिन बाद में आर फाइंड करना है, इस चीज का आपने ख्याल रखना। कि मिस्टर साद आमिर, सर मुझे जंक्शन की नहीं समझ आई है कि उसमें करंट हाफ डिवाइड हो जाता है। बेटे रास्ता है ना, मैं आपको बताता हूँ, पाथ है। आप ये बैटरी है और यहाँ पर जंक्शन है, एक पाथ ये बन गया, एक पाथ ये बन गया। आप जा रहे थे, अब आपके पास ऑप्शन है, या आप इस रास्ते को चले जाएं या इस रास्ते को चले जाएं। बाय द वे सर्किट में दोनों रास्तों की तरफ जाएंगे अगर यहाँ पर स्विच क्लोज हो। अब यहाँ पर I1 करंट जाएगा, इधर I2 जाएगा एंड हियर इज करंट I। ये टोटल करंट है, बैटरी जो करंट दे रही है, बैटरी टोटल करंट। अब I1 कितना होगा ये डिपेंडेंट है यहाँ के रेजिस्टर पर, I2 कितना होगा ये डिपेंडेंट है यहाँ के रेजिस्टर पर, लेकिन ये सारा ये सेम करंट जा रहा बेटे। फिर स्विच हो तो फिर करंट सेम रहेगा। अगर Say स्विच again? ओपन हो, अगर स्विच ओपन हो तो करंट सेम रहेगा। फिर करंट सेम रहेगा। आई थिंक यू आर सेइंग somehow like this कि ये एक स्विच लगा दिया जाए, ये एक जंक्शन है, यहाँ पर एक कंपोनेंट है और यहाँ पर एक बैटरी लगी है। तो अब बेटे उधर तो करंट जाएगा ही नहीं, दिस इज लाइक दिस, करंट इज बिहेविंग लाइक दिस, ट्रेवलिंग लाइक दिस, वहां पर कुछ भी नहीं जा रहा। तो ये एक तरह से एक कंपोनेंट वाला सीरीज सर्किट है। सर कुछ सर्किट्स होते हैं जिनमें ना जंक्शन का सही तरह से पता नहीं लगता, जिस तरह ये इसमें तो सही पता लग रहा है ना, कुछ के आगे से ही वो स्टार्ट हो जाता है दूसरी वायर। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन है जो मैग्नेटिज्म के अंदर है, यूं एक सर्किट बनाए, यूं आ रही है वायर और एक वो यहाँ पर रेजिस्टर लगा देता है और इधर एक स्विच लगा देता है। फिर यहाँ पर ये कोई है एक क्वेश्चन, मुझे अब याद नहीं, दो तीन इस तरह के सवाल हैं, फिर वो ऐसे ले जाता है आगे। आई थिंक समहाउ लाइक दिस, इसमें जंक्शन का पता नहीं चल रहा, इज इट सो? जी लेफ्ट राइट वाली साइड, अब आप देखें, आप यहाँ से आ रहे थे, तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर आकर दो पाथ आ गए, आप यहाँ पर खुद से जंक्शन बना, अब ये ओपन है, द स्विच इज ओपन है हमारा, इससे ये S1 है, चले इधर भी एक स्विच लगा लें, दिस इज S2। हमारा इस ब्रांच से कोई कंसर्न नहीं अनलेस और अनटिल स्विच इज ओपन।
तो ये करंट आई आ रहा था, द सेम करंट विल ट्रेवल फ्रॉम हेयर हेयर लाइक दिस। अब ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। अब इसमें आगे जाकर वो कह देता है द स्विच S1 इज क्लोज्ड। अब कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट यहां जाएगा, I2 और I1 मैंने लिख दिया, तो चले ये I2 है, दिस इज I। अब यहाँ पर वो डिबेट करवा सकता है, अक्सर पूछता है सजेस्ट करें या पूछता है कि स्टेट करें S1 या S2 किस वो स्विच क्लोज करने से, S1 और S2 क्लोज करने से किस ब्रांच में से, या यहाँ पर नाम दे देगा R1 R2, कितना करंट फ्लो होगा। तो बेटे ये दोनों ऐड होंगे, अभी हमने पढ़ा है, दे आर गोइंग टू ऐड, देयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। यहाँ पे करंट कम होगा, I1 विल बी स्मॉलर एंड I2 विल बी ग्रेटर डिपेंडिंग ऑन देयर रेजिस्टेंस। मुझे नहीं पता कि उनकी वैल्यूज क्या है। So hope so the thing is clear. Moving to next. EMF source in series and EMF in parallel. Total EMF is equal to EMF of one of the sources. पहली बात, अगर दो ये लगे हैं, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। अगर ये ऑपोजिट लगा दें like this, फिर सॉल्व करना आना चाहिए आपको, और यहाँ पर यूं ऐसे ये सॉल्व करना आना चाहिए, ये आपस में सॉल्व होगा, ये ऐड होंगे। ऐड कब होंगे ये भी सुन लें, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आप ऐड करेंगे। अगर यूं कनेक्टेड है नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देन यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट। ऑपोजिट जब आ जाए तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो इस चीज का ख्याल रखना है। ये सीरीज है, इनमें आपके पास ये ऐड अप होंगे, दे आर गोइंग टू बी ऐड। फिर टोटल ईएमएफ इसमें क्या है, ये यहाँ पर लिख रहा है, ऐड देम इफ दे ड्रॉ करंट इन वन डायरेक्शन, ये जो मैं और सब्ट्रैक्ट कर दें जब वो करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लेकर जा रहे हैं। तो लाइफ क्या है, अक्सर वो पूछता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये लॉन्ग लास्टिंग है पैरेलल, ठीक है। फिर वो लैंप्स वगैरह लगाए हों तो उसके अकॉर्डिंग भी बात कर सकते हैं। ये एग्जॉस्ट आउट क्विकली, क्योंकि ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे इसके सेल्स, क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर डीसी मोटर और एसी जनरेटर आ जाते हैं। सबसे पहले आपको लेबलिंग आनी चाहिए और सबसे क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए। डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग होता है और एसी जनरेटर के अंदर स्लिप रिंग्स होते हैं। ये स्लिप रिंग, इनकी डायग्राम आनी चाहिए। अब डीसी मोटर में हम फोर्स फाइंड करते हैं और एसी जनरेटर में हम करंट को फाइंड कर रहे होते हैं, या वोल्टेज कह लें। अब ये सारी बातें लिखी हैं, अगर स्पीड डबल हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ डबल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डबल कर दें, या आप टाइम पीरियड कम कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दें, ये सारी बेसिकली क्या कर देगी, ईएमएफ इंक्रीज करेगी। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दें, करंट इंक्रीज कर दें, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज कर लें, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दें, दे विल इंक्रीज द फोर्स। जी बेटे, जी क्वेश्चन बेटे साहब। You are raising the hand anyhow. मेरे साथ मजाक ना करें प्लीज। अच्छा, एविडेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये पता होना चाहिए। इसके वो आपसे कंक्लूजन पूछ सकता है, इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। और ये पता होना चाहिए आपको कि स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियस है, ग्रेटर मास ऑफ न्यूक्लियस है, मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास कर जाते हैं, क्यों पास कर जाते हैं वो रीजन ये वाली है, ये ऊपर। और स्मॉल पोर्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर जाते हैं क्योंकि उसका मास ग्रेटर मास ऑफ न्यूक्लियस की वजह से। रेडियो एक्टिविटी का पता होना चाहिए, उसकी बैकग्राउंड रेडिएशन में कौन कौन से हैं, ये 3-4 नाम याद कर लें आप। फिर नेचर क्या है अल्फा पार्टिकल की, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, हीलियम बन जाता है। बीटा पार्टिकल में क्या है, गैमा में क्या है, ये फर्क पता होना चाहिए। बाय द वे, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम। जितनी भी रेडिएशन होती है ये रैंडमली जाती है डायरेक्शन में,
और कॉन्टिन्यूसली हो रही होती है, स्पॉन्टेनियसली, ये याद रखें। और ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती, जो नेचुरली हो रही होती है। देन अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा की आपको आयनाइजिंग एबिलिटी पता होनी चाहिए, पेनिट्रेटिंग पावर, ब्लॉकिंग मटेरियल क्या है, कितनी उसकी थिकनेस वगैरह होनी चाहिए, ये चीजें याद कीजिएगा अच्छे तरीके से। रेडियो एक्टिव डिके, दो इक्वेशंस होती हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके। अभी तक बहुत आसानी है, आपके पास दो इक्वेशंस हैं, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा चेंजेस में चली जाती हैं। बाय द वे, गैमा का कोई डिके नहीं है, कोई उसका चेंज नहीं होता, डॉटर न्यूक्लियाई, चेंज इन मैस नहीं होता, चेंज इन चार्ज नहीं होता। तो सिंपल सा रूल याद रखें, अल्फा डिके में न्यूक्लियन नंबर इंक्रीजेस बाय 4, oh sorry, decreases by nucleon number decreases by 4, और प्रोटॉन नंबर जो है it decreases by 4, decreases by sorry क्या हो गया यार, decreases by 2। और जब हम बीटा डिके की बात करते हैं, ओनली प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1, increases by 1। उसकी रीजन क्या है, 1 न्यूट्रॉन चेंजेस टू 1 प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये रीजन, इसलिए न्यूक्लियन नंबर चेंज नहीं होता। फिजन और फ्यूजन का रिएक्शन आपको आना चाहिए, और फिर कहूंगा न्यूक्लियर रिएक्टर पर फोकस करें, क्रैम्ड बेस क्वेश्चन है। मूविंग फॉरवर्ड, स्टेटमेंट ऑफ लॉज आने चाहिए। अभी मैंने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। देखें, आप सबने, मैं कहता रहा, बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने मेरी बात फॉलो की होगी, अपने की नोट्स बनाए, डेफिनेशन अलग, फॉर्मूलाज अलग, और यूनिट्स अलग, वगैरह वगैरह, ग्राफ्स अलग। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ लॉज मैंने अलग बनाए, डेफिनेशंस अलग बनाई, आपके सामने टर्म्स अलग बनाई। तो ये चीज सीखने का एक तरीका होता है। तो एनी हाउ, ये प्रैक्टिस किया करें, ये टाइम बहुत मांगती है बाय द वे चीजें। फोर्सेस, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आना चाहिए आपको। सेकंड लॉ यहाँ पे मेंशन इसलिए है क्योंकि उसका ज्यादातर क्वेश्चन ही पूछता है सीधा सीधा, F इज इक्वल टू ma, और वो ऊपर एक हमने रिजल्टेंट फोर्स की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट इज इम्पोर्टेंट। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है, अलजेब्रिक ये नहीं यूज करना, तो टोटल या सम, खाली ये भी काफी है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एक नंबर मिलेगा। फॉर एन ऑब्जेक्ट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, या यहाँ पे लिखें आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट, जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे ये दो बातें, 2 नंबर नहीं मिलेंगे। कंडीशंस क्या है, रिजल्टेंट फोर्स शुड बी 0, रिजल्टेंट मोमेंट शुड बी 0 फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर बैलेंस्ड, और उस टाइम एक्सेलरेशन विल बी 0, द रीजन बिहाइंड रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। Momentum, total momentum before collision must be equal to total momentum after collision, एक नंबर मिलेगा अगर आप ये लिख देंगे, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, या कोई फिजिकल पैरामीटर्स जो एक्सटर्नल है वो इफेक्ट ना कर रहे हैं। ठीक है जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये आना चाहिए, ओहम्स लॉ आना चाहिए। ओहम्स लॉ में टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, 2 नंबर की स्टेटमेंट है, तो ये जरूर मेंशन करके आए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ आना चाहिए, इसी को फैराडे लॉ भी बोलते हैं। अगर ये नाम पहली बार है सिलेबस में है नहीं, आ गया तो परेशान ना होना। लेंज़ेस लॉ क्या कहता है, द इफेक्ट ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड बाय एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसको अपोज किया जाता है। वो जब मैग्नेट मूव करता है एक डायरेक्शन में, फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होता है, तो करंट की डायरेक्शन सिंपली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, करंट डायरेक्शन will be reversed। तरह की बातें आप याद रखें। फिर वैल्यूज टू रिकॉल, जो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, एक्सेलरेशन तो याद है, तो 10 ना यूज कर आना, 9.81 भी ना यूज करके आना। अब कुछ लोग बता देते हैं, मुझसे कुछ भी गलती हो जाती है, 10 पहले यूज की जाती थी, ये तो साफ पता है अब नहीं यूज होती। हाँ, 9.81 जो है वो हम कुछ और करिकुलम्स में अभी भी यूज कर रहे हैं, तो 9.8 यूज करें। फिर हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, बैरोमीटर का पता होना चाहिए, वो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताती है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये याद रखें।
0 Kelvin या -273 Kelvin, दिस इज द लोवेस्ट टेम्परेचर। और एक डेफिनेशन आपकी होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, प्लीज ये दिखाइएगा। और इसमें लीस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है, पार्टिकल्स हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हो रही होती है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, ये याद रखें। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, यूनिट्स ना भूलिएगा। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या है। अर्थ और प्लैनेट के ये डेज जो है, स्पेस फिजिक्स थ्योरेटिकली है, रट्टा है सारा। टिल्टेड एंगल जो इसका अपना एंगल है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, कितने टाइम में अर्थ रोटेट करती है, कितना वो एक साल में अर्थ सन के अबाउट घूमती है। ठीक है, मैंने एक बच्चे से पूछा, मुझे कहता है अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द 24 आवर्स में घूमती है। तो मैंने कहा एक्सिस के इर्द गिर्द वो भी 24 आवर्स में। मून कितनी देर में घूमता है, वो भी 24 आवर्स में। तो ये चीज का ख्याल है। जी बेटे फजर, आपने ये कोई सवाल करना है तो पूछें जी। जी, you can unmute your mic फजर बेटे। सर वो मार्किंग स्कीम में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है ना, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स, वो वेरी करती है। तो सर हमने एग्जैक्टली क्या स्पीड ऑफ साउंड? कोई मसला नहीं, उसका कोई मसला नहीं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वेरी करती है ना, तो ये देखो इसने कौन सा सच बताया। यहाँ पे भी तो मैंने झूठ लिखा हुआ है। मैं अब लिखूं, लो 300 to 340। जब मैं नेक्स्ट टाइम कहीं लिखूंगा मैं भी ये लिख दूं 290 to 330। तो आपके लिए बेस्ट यही है, इस रेंज को गौर से देखें। इसके मतलब है 330 320 ये बेस्ट है। मैं अगर एग्जाम में लिख कर आऊं, मैं इनमें से एक लिख कर आऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह सॉलिड्स की भी 4000 to 10,000 होती है। अब ये बेसिकली वेरी इसलिए कर रही है, कौन सा मीडियम है, स्टील है, आयरन है, कॉपर है, हर एक की अपनी अपनी वेरिएशन है। वुड है, सॉलिड है ना, वेरी करता है। तो मूविंग फॉरवर्ड ये बातें याद रखनी है। माय वेरी एक्सीलेंट मॉम जस्ट सर्व्ड अस nuggets or noodles plate. Pluto plate is going to be a dark planet. So outer planets, inner planets, क्या difference है? You must know. Oh, light year take 500 seconds to reach Earth from the sun. मिनट में भी पता होना चाहिए, it is approximately 8 minutes. तो ये बातें आपको आएंगी, छोटी छोटी चीजें। देखें, अब कहते हैं O level is a conceptual study. तो भाई ये चीजें तो याद रखने वाली है ना। तो वो बच्चा जो थोड़ा सा रट्टा भी लगा सकता है, तो वो भी इतना ग्रेड जरूर ले सकता है कि वो अच्छा कर जाए। पर फिजिक्स इज इजी इफ यू डू, इट इज डिफिकल्ट अगर आप ना करें। माय क्वेश्चन वाज दैट आई एम ट्राइंग टू स्पीक but my mic was not in the horizontal for the current password. Will it be into the page or out of the page? अच्छा, आपने क्वेश्चन किसी ने किया है, who is he or she, I don't know. लेकिन देखें, my question was that if in a horizontal coil, ठीक है, horizontal coil, I make this like this, and you are saying current is flowing upwards, current is going like this. अब ये भी नहीं बताया कि सैंड से बात करनी। Till it be the page. Okay, this you can consider into the page. चाहे इस एंड पे बात करें, उस एंड पे करें, it doesn't make any difference. चाहे लेफ्ट पर करें, चाहे राइट पर करें. If this thing is going away from you, this arrow is into flowing upwards, into upwards ऊपर की तरफ. अगर हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो ये आपसे दूर जा रहा है. अगर एरो इस तरफ है, ये मेरी तरफ आ रहा है, टूवर्ड्स मी. तो दिस इज गोइंग टू बी आउट ऑफ पेज. जो मेरी तरफ आ रहा है दैट इज आउट ऑफ पेज. मेरी स्क्रीन है, आप सब इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हैं. अगर कोई चीज इस एरो को देखें, ये स्क्रीन की तरफ लग रहा जा रहा है या स्क्रीन के ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, वो हमसे दूर जा रहा है, इनटू है. अगर मेरी तरफ कोई चीज आ रही है या टूवर्ड्स मी ये एरो पॉइंट हो रहा है, वो आउट ऑफ द पेज है. या सीधी सी बात है, थोड़ा सा गौर करें, फोकस करें, ये चीजें बहुत आसान.
पर जी सन जो है वो स्टार है मीडियम साइज, वर्टिकल हाँ सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इनटू और आउट सेम रहेगा, चाहे वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, टिल्टेड है। वो एक आइडिया है, इमेजिनेशन बनानी है आपने, आपको रूल लगाना आना चाहिए। और याद रखें, अक्सर सेंटर के बारे में मुझे खड़े पूछ रहा होता है, शुक्र है कि अब कम हो गया है, कुछ बच्चे दूसरे स्कूल से जो है जिन्हें नहीं पढ़ाया होता वो पूछ रहे होते हैं कि सर लेफ्ट हैंड रूल कहाँ लगेगा और राइट हैंड रूल कहाँ लगेगा। बाय द वे आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आप और सवाल भी कर सकते हो अगर आपने बता दी। हाँ, एक बात याद रखें, एसी जनरेटर जब भी होगा यू हैव टू यूज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब एसी जनरेटर जैसे ना वो क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक है, वो ऐसा साफ बताएगा एसी की जनरेटर की बात हो रही है, तब आपने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाना है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी बाकी सारा सिलेबस है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लग रहा है, तो ये चीज का ख्याल रखिएगा, कई दफा गलती हो जाती है, मुझसे भी होती है, जेहन हमारा मैंने कहा सो कर जाना है, बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाएंगे, आपके फॉर्मूलाज भी ठीक अप्लाई होंगे, रूल्स भी, लॉज भी, प्रिंसिपल्स भी, यूनिट्स भी ठीक होंगे। होता क्या है, हम थके होते हैं या मेंटली कहीं और होते हैं, बहरहाल यानी जेहन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, हम सवाल में अपनी तरफ से बाय हार्ट ऑनेस्टली सेइंग हम लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे होते हैं, बाद में पता चलता है ओ वी आर अप्लाइंग राइट हैंड रूल, हो जाती है, दिस इज नॉर्मल, लेकिन थोड़ा सा फोकस करनी है चीजों को। गैलेक्सीज क्या है इनका पता होना चाहिए, हम किस गैलेक्सी में रह रहे हैं, दैट इज मिल्की वे, इसका नाम आना चाहिए। क्या है मिल्की वे, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। स्टेबल स्टार में क्या हो रहा है, आउटवर्ड प्रेशर एंड इनवर्ड फोर्स दे आर इक्वल, सेम होते हैं, तो बैलेंस फोर्स होती है ये, तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा लाइफ साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर प्रोटोस्टार में क्या हो रहा है, ठीक है, नेबुला से स्टार्ट होंगे, प्रोटोस्टार आएगा, मेन सीक्वेंस स्टार आएगा, उसके बाद दो बातें आ गई, रेड सुपर जायंट बड़ा स्टार बनेगा सूरज से भी सन से भी, अगर सन के इक्वल साइज का या उसके छोटा है देन इट इज रेड जायंट, रेड जायंट के बाद व्हाइट डार्क, ब्लैक डार्क, लाइक दिस। और सुपरनोवा आएगा रेड सुपर जायंट के बाद, या फिर न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, इनकी स्टोरी पता होनी चाहिए। रेड शिफ्ट है तो इट इज गोइंग टू बी अ बिग बैंग, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। रेड शिफ्ट है क्या, ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज, जो दूर जा रहे हैं ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग। वेवलेंथ है क्या, बेसिकली इट इज अ डिस्टेंस, लेकिन हमने वेवलेंथ लिखना है। वेवलेंथ किसकी सबसे ज्यादा है, रेड की, रेडियो की। और हम रेड शिफ्ट रेड शिफ्ट इसीलिए बोल रहे होते हैं। फिर है फॉर्मूलाज आ गए, फॉर्मूला शीट है कुछ बच्चों के पास, नहीं है अपनी बना लें। स्पीड का फॉर्मूला आना चाहिए, बाय द वे हम स्पीड एस से लिख रहे होते हैं, इट इज बेस्ट टू यूज वी, डिस्टेंस एस से लिखें, ठीक है। ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, ओ लेवल में इग्नोर हो जाती हैं, आगे बहुत मैटर करती हैं, आगे आपके पास डेरिवेशन आएंगी, वो बच्चे जो फिजिक्स पढ़ेंगे वो देखेंगे कि आगे हम अगर डिस्टेंस है तो वी विल यूज एस, स्पीड है वी विल बी यूजिंग वी या यू। अभी तो कुछ बच्चे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, यू भी लिख रहे होते हैं, ये सब चल जाता है, बाद में मुश्किल होती है। तो चीजें यही रहेंगी, बस थोड़ा सा वे ऑफ क्वेश्चनिंग बहुत वेरी कर जाती है। एनी हाउ अगेन सेइंग पेपर विल बी इंशाल्लाह वेरी इजी, सिर्फ आप थोड़ा सा तैयारी करके जाएं, चीजों को रिवाइज करें और रिलैक्स रहें, अपनी चीजें पूरी रखें, ज्योमेट्री बॉक्स कंप्लीट होना चाहिए और कैलकुलेटर लेकर जाएं, ठीक है जी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे अप्लाई करते हैं, कब करते हैं, बहुत ख्याल रखिएगा। एक्सेलरेशन, मास वेट, डेंसिटी, ये सब बातें हम ऊपर कर रहे थे। फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्स मैंने कहा था, वो जो डेफिनेशन देखी थी वो सेकंड लॉ में लिख सकते हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, मोमेंटम, oh my god, I think here it is a mistake, yeah, this is moment. So it is force multiplied by perpendicular distance, ठीक है जी। इम्पल्स क्या है उसका पता होना चाहिए, फिर resultant force, change in momentum divided by time,
तो ये चीजें जहन में रखें। फॉर्मूलाज है, नथिंग एल्स। पावर, प्रेशर, कोई ऐसा फॉर्मूला जो ये याद रखें, ये बच्चे भूल के भूल जाते हैं, जहन में नहीं रहता। केल्विन से डिग्री, डिग्री से केल्विन जाना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लें, लाइफ विल बी इजी। और एक ये फॉर्मूला जहन में रखें, ये दो फॉर्मूलाज हैं जिनको आप छोड़ जाते हैं। फिर है अक्सर वो आ जाता है 10 ऑसिलेशंस हो रही हैं तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। पहले एक की फाइंड कर लें, फिर जितनी दफा उसने ऑसिलेट करवाया है दैट एन उसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक दो सवाल इस तरह के हैं। फिर लाइट से रिलेटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। इफ यू आर गोइंग फ्रॉम लेस डेंस टू डेंस, ये फॉर्मूला लगाएंगे, डेंस टू लेस डेंस जाएंगे तो यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। लीनियर मैग्निफिकेशन का पता होना चाहिए, अभी मैंने ऊपर भी बताया था, फॉर्मूला में डिफरेंस है थोड़ा सा, हाइट भी कर सकते हैं आप और लेंथ भी। इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्यू ओवर ई। फिर एक दो सवाल ऐसे हैं वहां पर आपको ना इलेक्ट्रॉन दिए होते हैं, और सॉरी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया होता है, दैट इज 1.6 into 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये वैसे जबानी याद होना चाहिए। आपने क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, क्योंकि जो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने भी प्रोटॉन होंगे। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वहां पे टोटल चार्ज फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक आधा सवाल है जिसका ख्याल रखिएगा। यूनिट्स का ख्याल रखिएगा। करंट आ गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला आना चाहिए, ये सब आने चाहिए, डेरिवेशन आनी चाहिए। रेजिस्टेंस का, ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इनको जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये चीज बन जाती है। तो अभी अक्टूबर नवंबर में एक सवाल आया हुआ है 25 में, जिसमें एक कॉइल है और कहता है इसकी लेंथ एल है, फिर वो उसे वो करता है, प्रेस कर लेता है, उसकी लेंथ कम हो जाती है, हाफ हो जाती है, तो एरिया डबल हो जाता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है। थोड़ा सा इस इक्वेशन से सोचें आप। पोटेंशियल डिवाइडर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आना चाहिए आपको। ये कब लगता है, जब दो कंपोनेंट सीरीज में लगे हों और आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है किसी एक का। तो इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, VIT। ये कॉस्ट फाइंड करने में भी हेल्प करती है और इसका यूनिट किलोवाट आवर होता है। एक मिस कर रहा हूँ इसमें डेफिनेशन, 1 किलोवाट आवर क्या है वो ज़हन में रखिएगा, ठीक है जी। ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला आना चाहिए। फिर बच्चों को प्रॉब्लम होती है सर ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप इज नथिंग बट उसको यूज करना आना चाहिए। उसमें बेटे एक होता है वाई गेन, बताने लगा हूँ गौर से सुनिएगा। वाई गेन वर्टिकल एक्सिस को बोल रहे हैं हम। यहाँ पर अगर वोल्टेज है इन वोल्ट्स, अब डब्बे गिन लेने आपने, आपकी वेव इतने बॉक्सेस कवर कर रही है 2। अब वो कह देता है कि वाई गेन इज 3 वोल्ट पर डिव या पर सेंटीमीटर। अब ये डिपेंड करता है वो स्केल कैसे दे रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर एम्पलीट्यूड को पूछ लेता है, तो एम्पलीट्यूड इज बेसिकली दिस थिंग, ये वेव्स का कंसेप्ट आ गया। अब ऑसिलोस्कोप का क्या है कि एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, 2 नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, तो वोल्टेज क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 वोल्ट। तो वो यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ डिवीजन्स देखें, नंबर ऑफ डिवीजन्स देखें टू रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड, और मल्टीप्लाई कर दें वाई गेन के साथ, आपको वोल्टेज मिल जाएगा। इसी तरह टाइम बेस, वो एक्स एक्सिस की बात कर रहा होता है, जितने एक वेव नंबर ऑफ बॉक्सेस, एक वेव नंबर ऑफ बॉक्सेस में कंप्लीट कर रही है अपने आप को, उसको नोट करें और टाइम बेस से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो इट्स रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था। फॉर्मूलाज, अब आ जाती है बारी ग्राफ्स की। इस पे बहुत दफा बात करता हूँ, बहुत अहम होते हैं ग्राफ। ग्राफ को अगर कोई बच्चा खुद एक दफा बना ले, ग्राफ चेंज नहीं होता, ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग आप ग्राफ को जहन में रखें, कभी भी आप नहीं भूलेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। और ये अभी खुदा की कसम बहुत थोड़े ग्राफ है, इससे ज्यादा हमारे पास ग्राफ है सिलेबस के अंदर, सिर्फ काइनेमेटिक्स के अंदर, इस हमारे सिलेबस में ही, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें बहुत ज्यादा ग्राफ है। तो ये सारे ऊपर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, 5 ग्राफ है। क्या हो रहा है, स्पीड इज 0, डिस्टेंस इज 0, एक्सेलरेशन इज 0, इसका मतलब है रेस्ट पे है।
speed, sorry, distance is not zero, speed is zero, acceleration is zero, अभी भी रेस्ट पर है, हम डिस्टेंस कवर करके रुक गए। यूनिफॉर्म स्पीड है, एक्सेलरेशन विल बी जीरो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो ये ऊपर लिखा है क्या मिल जाएगा आपको, स्पीड मिल जाएगी। कभी भी ग्राफ आए मैं कहता हूँ फॉर्मूला ना लगाएं। इंक्रीजिंग स्पीड है, एक्सेलरेट कर रहा है, टेंजेंट बनाना पड़ेगा आपको, कर्व है ना। फिर डिक्रीजिंग स्पीड यानी डिसलेशन, आपको अब क्या करना पड़ेगा, फिर टेंजेंट बनाना पड़ेगा स्पीड फाइंड करने के लिए। स्पीड टाइम ग्राफ आ जाते हैं, सेम थिंग है, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, फाइंड करने के लिए ग्रेडियंट लेना पड़ेगा, एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करना है तो यू हैव टू टेक द डिस्टेंस। टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट, एट फर्स्ट एयर रेजिस्टेंस इज स्मॉल एंड पर्सन एक्सेलरेट, क्यों, ड्यू टू इट्स वेट, तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू वेट है तकरीबन। फिर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू वेट माइनस आर, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर एक टाइम आएगा रिजल्टेंट फोर्स और कम हो जाएगी क्योंकि एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है, तो वेट माइनस आर करेंगे तो परसेंट स्पीड अप, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, तो वो रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से वेट तो नहीं ना बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ी है, तो टोटल जो फोर्स है या रिजल्टेंट फोर्स है वो कम हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी कम होता जा रहा है। यहाँ आके रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गई है बिकॉज वेट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, so it means terminal velocity is reached and acceleration will be zero। फिर यहाँ डिसलेशन हो रहा है, ये चीजें जहन में रखें, एक ग्राफ पकड़े और उसे समझें। थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये चीजें आनी चाहिए। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आना चाहिए। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, फोर्स एक तरफ है, एक्सटेंशन एक तरफ है, हमेशा ग्राफ एक्सटेंशन की तरफ बेंड होता है और बच्चे बड़ी मदद से हमेशा फोर्स की तरफ ज्यादातर बेंड कर देते हैं, तो ख्याल रखें। स्ट्रेट लाइन है, हुक्स लॉ वे हो रहा है, थोड़ा सा बेंड हो गया है, इट मींस वो आउट ऑफ वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्रॉस कर गया। फिर काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर में दो तीन ग्राफ है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर प्रेशर और वॉल्यूम ले रहे हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा होगा, इस चीज का ख्याल रखें। लाइट के केस में ये ग्राफ याद रखें। ओहमिक कंडक्टर रेजिस्टर है, उसका ग्राफ कैसा होगा, फिलामेंट लैंप, डायोड, थर्मिस्टर, ये चीजें याद रखें। तो एलडीआर की हम अक्सर बात करते हैं, थर्मिस्टर की अक्सर बात करते हैं, ये ना नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, इनमें रेजिस्टेंस कम हो जाती है। और कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, और सॉरी 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 रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस वोल्टेज भी कम हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट विल इंक्रीज। फिर ये रूल्स आने चाहिए, गौर से देखें, पढ़ें। राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल, यहाँ पर हम करंट फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर हम फील्ड फाइंड कर रहे हैं, दो डिफरेंट चीजें हैं। ये सब बनाई हुई हैं आपने, ये सेम डायरेक्शन में करंट है तो देयर विल बी व्हाट, अट्रैक्शन, ऑपोजिट है तो रिपल्शन, ये चीजें याद रखनी है बेटे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम याद कर रहे थे, वो आ गया है जी। अब आगे मूव करते हैं। 8वें दिन में यही कुछ हो सकता है अगर किसी ने अपने नोट्स बनाए हैं। सिंबल्स मैंने आपको बताए थे, वो जहन में रखने हैं आपने सब। फिर सिंबल्स, सिंबल्स के साथ यूनिट्स, यूनिट्स है सबसे इम्पोर्टेंट, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। गीगा, मेगा, किलो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, इनके फैक्टर्स याद रखें। दीज आर द प्रीफिक्सेस, मल्टीप्लायर्स हैं, ठीक है, ये आप मैथ में भी यूज करते हैं। प्रीरेक्विजिट सिलेबस फॉर दिस। फिर आपको बताया था कि सिंबल्स कौन कौन से लेंथ, एरिया वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, उनके यूनिट्स क्या होते हैं, ये सब फाइल्स दी थी, शेयर भी की थी ग्रुप में। फिर क्वांटिटीज कौन सी हैं, और सबसे बढ़कर आपको जब क्वेश्चन आता है, मोस्टली हमारे पास P2 में कैलकुलेट, ये चल रहा होता है, डिफाइन, डिस्क्राइब, डिटरमिन, एक्सप्लेन, P2 की बात कर रहा हूँ। स्केच, ड्रॉ, स्टेट्स, ये याद रखने हैं। जस्टिफाई का काम होता है आइडेंटिफाई, गिव रीजन, ये बेटे इसकी बेशक स्क्रीनशॉट लेने, आपने पढ़ना है कि इनका मतलब क्या है, ताकि आपको पता हो कि हमने यहाँ पर क्या बात आनी है।
चल जी, होप सो कोई फायदा हुआ होगा, कोई क्लियर हुई है। एक आपको खुद भी करनी पड़ेगी, नेवर रिलाई टोटली ऑन द टीचर, खुद प्रैक्टिस करें। फिर कहूँगा सिलेबस को रिवाइज करें एज सुन एज पॉसिबल, पेपर्स जो किए हैं उनको देखें, अगर किसी ने कोई रिसेंट पेपर नहीं किया वो कर ले, अपनी प्रैक्टिस के लिए पेपर कर लें, ठीक है। एक पेपर हम कल करेंगे, आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑफ स्पेसिमन पेपर, उसको सुन लें तो होप सो आपको फायदा होगा। अपना ख्याल रखें, एक पेपर 2 में 1 आवर 45 मिनट लगते हैं और हमने 1 आवर 45 से थोड़ा सा कम में एक चीज सिलेबस को देखा है। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।